ऑनलाइन वारंटी। चलो माशाल्लाह। सुने, कल हमने पढ़ा था थर्मो रेगुलेशन को। आज आज जस्ट रिपीट करेंगे बस। ऐसा समझे हमने 90% कवर कर लिया है। बस रीडिंग करवाऊंगा, ये लगेगा उसी लिए कंप्लीट नहीं है, इसीलिए 90% मैंने लिखा है। मतलब कुछ 10% अभी पढ़ाऊंगा ना। देखें, थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को बैलेंस करना, है ना। थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक एस्पेक्ट है, जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। कितना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे? जितना ऑर्गेनिज्म को सही लगेगा, सुइटेबल लिमिट में, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों सही होता है बताएं? क्योंकि उसके बॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस टेम्परेचर पे डैमेज नहीं होते, सही सही काम करते हैं, बचते हैं, सही से रहते हैं, गलत इंफ्लुएंस नहीं होता टेम्परेचर का मॉलिक्यूल पर, सेल्स पर। स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एक्सपेंस इन द बॉडी, इट इज ऑल अबाउट कीपिंग द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। स्टेबल टेम्परेचर नॉर्मल रखना रहना चाहिए ना। Stability of temperature is necessary because if a person suffer within a loss, with loss the body heat, जब बॉडी कंटिन्यू लॉस कर दी जाए हीट, तो क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लॉस होगा, कितना? नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में एबनॉर्मलिटी आ गई है, स्वीटनिंग कर रही है, एक्स्ट्रा लॉस कर रही है हीट को। समझ आ रही है? या ठंड को एब्जॉर्ब कर रही है तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल से कम। very extremely very low external temperature, then this condition may leads to the, अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म सही होगा। क्यों? इसका लेना देना क्या है? एंजाइम काम नहीं करेंगे, एंजाइम को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, अर्थ रुक जाएगी, ब्रेन कहेगा भाई खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, डैमेज होगा, क्लॉट बनेंगे, डेथ हो सकती है। If the body temperature rises from the normal temperature 37 to 42 सेंटीग्रेड बढ़ जाए, इसे क्या कहेंगे? हाइपरथर्मिया। टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो फीवर रहेगा, तो ऑस्मोरेगुलेटरी मतलब टेम्परेचर इम्बैलेंस रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो बॉडी लॉस करने के लिए पता नहीं क्या क्या नुकसानात लेगी, स्ट्रोक हो जाएगी, इवन डेथ हो सकती है रेयर केसेस में। टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा तो एंजाइम डीनेचर होंगे ना, है ना। टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटीज, तो टेम्परेचर नॉर्मल होना जरूरी है। ये तो हवाल प्रोग्राम है ना आज के, ये तो पता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म डिपेंड अपॉन द एंजाइम एंड चेंजेस इन द टेम्परेचर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर चेंज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में फर्क होगा। फालतू में रीडिंग करवा रहा हूं, असल में इस चीज के लिए रीडिंग करवा रहा हूं, इस पेज के लिए। ये वाला जो पेज है ये काम का है। एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। एनिमल के टाइप्स, कुछ टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं उनको कहते हैं थर्मो रेगुलेटर, कुछ नहीं कर पाते। जो थर्मो रेगुलेटर होते हैं उनको हम एंडोथर्म कहते हैं। क्या? एंडोथर्म का मतलब है उनके पास ऐसे फंक्शन हैं जिनसे टेम्परेचर को क्या किया जाए? बैलेंस किया जाए। कब? जब टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए। तो इनके पास दोनों तरह के मैकेनिज्म्स हैं, और कर्व मैंने पढ़ाया था। कौन सा मैकेनिज्म है टेम्परेचर बढ़ जाए तो मेंटेन करने का? टेम्परेचर बढ़ जाए तो हीट लॉस करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है, लॉस करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ स्वीटनिंग और
ठीक है, फेट को कम करना। तो बहरहाल ये तरीके थे हीट को लॉस करने के। और अगर हीट कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, तो कौन से तरीके थे हीट गेन करने के? ठीक है, शिवरिंग तो आखिरी पीक है, जब टेम्परेचर ना रुके तो फाइनल इलाज शिवरिंग है। शिवरिंग होगी तो मसल रब करेंगे तो हीट जनरेट होगी। ब्लड को डीप कर देना, स्किन की तरफ आने वाली ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देना, ब्लड के फ्लो को कम करना टुवर्ड्स स्किन, स्किन में फेट अक्यूमुलेट करना, हेयर इरेक्शन करना, पाइलो इरेक्शन, ये सारी चीजें, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये फंक्शन है बॉडी के, फिजियोलॉजी है, ये इन एनिमल्स में नहीं होगी। किनमें? पाइक्लोथर्म में। पाइक्लोथर्म या एक्टोथर्म किसको कहते हैं? जो अपना बॉडी का टेम्परेचर अंदर से मेंटेन ना कर पाए, अंदर से, ये वाले अंदर से मेंटेन कर लेते हैं, अंदर कैपेसिटी है कौन सी? फंक्शन करके, वर्क करके टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, वो वाले अंदर में कैपेसिटी नहीं है किसको बैलेंस करने की। तो ये टेम्परेचर बैलेंस कैसे करते हैं पता है? एक तो इनके बॉडी का अंदर का टेम्परेचर बाहर का एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। मिसाल की बात है, ये फ्रॉग है, ये रह रहा है 25 सेंटीग्रेड में, फ्रॉग का टेम्परेचर है 20, तो बताएं इसका 20 रहेगा या इसका भी 25 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, हीट बॉडी में जाएगी, हीट जाएगी तो हीट को लॉस नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है? हमारे पास भी हीट जाती है बट हमारे पास भी ठंड जाती है बट हम ठंड को नहीं आने देते और हीट को जनरेट करते हैं, रेस्पिरेशन को बढ़ा के, फेट को बढ़ा के, वाजो कंस्ट्रिक्शन करके, फ्लो कम करके, है ना, फेट को बढ़ा के, पाइलो इरेक्शन करके, शिवरिंग करके, ये तरीके हैं हमारे पास, एनिमल्स के पास, मैमल्स के पास। तो ये वाले जो एनिमल हैं, फिशिस हो गए, रेप्टाइल हो गए, एम्फीबियन हो गए, ये 3 कैटेगरी के एनिमल हम एंडोथर्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्टोथर्म को दूसरा क्या कहते हैं? पाइक्लोथर्म। पाइक्लोथर्म, एक्टोथर्म और पाइक्लोथर्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। क्या? कोल्ड ब्लडेड, कि इनकी ब्लड के अंदर मैकेनिज्म नहीं है कि ब्लड में हीट जनरेट कर सकें। समझ आ रही है? एक्टोथर्म, पाइक्लोथर्म, कोल्ड ब्लडेड, एक ही बात है या नहीं है? सवाल पूछूं? सवाल पूछूं? एक तरीका एंडोथर्म और एक्टोथर्म में कॉमन है, एंडोथर्म और फिशेस में और हमारे अंदर कॉमन है। हम एंडोथर्म है, एक्टो, फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल, ये एक्टो हैं, हम एंडोथर्म हैं। तो हमारे अंदर और फिशेस के अंदर एक काम सेम है, कौन सा? माइग्रेशन करके, मूव करके वहां पे रहना जहां पे टेम्परेचर सेम सेम है। वैसा हम भी कर सकते हैं। कोई बंदा धूप में काम कर रहा है, कोई एसी चला के बैठा है, जो एसी चला के बैठा है उसने क्या किया है? धूप से माइग्रेट कर गया है, एसी चला के नॉर्मल टेम्परेचर में बैठ गया है। बॉडी को कहता है मुझे पता है तुम मेंटेन कर लोगी बट मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं, कहां पे बैठ रहा हूं? एसी में। तो फिश की एसी कहां है? जब पानी में फिश गर्मियों में ऊपर आएगी, पानी के ऊपर सरफेस में रहेगी तो हीट लगेगी इसको। तो सर्दी के टाइम, कोल्ड के टाइम में मछली डीप चली जाएगी, और जब समर होगा तब भी मछली डीप चली जाएगी, विंटर में भी समर में भी। जब ऑटम और स्प्रिंग होगा तब मछली ऊपर आएगी, तब के ऊपर का पानी इतना गर्म या इतना ठंडा। समझ आ रही है? तो मछली अपना एनवायरनमेंट ढूंढ रही है कि मेरे बॉडी जैसा जो एनवायरनमेंट है मैं वहां रहूंगी, अगर ऊंच नीच में रही तो हीट आ जाएगी अंदर और मैं भी हो जाऊंगी गर्म, फिर ठंडा करने की कैपेसिटी मुझ में नहीं है। समझ आ रही है? तो फिजिकल मेथड एंड फिजियोलॉजिकल मेथड में से कौन सा मेथड फिशिस के पास नहीं है? फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन करके, बॉडी का कोई फंक्शन। समझ आ रही है? माइग्रेशन भी बॉडी का फंक्शन है, ठीक है।
बट इसमें बॉडी तो फंक्शन कर रही है, बट इस ये जो फंक्शन हो रहा है ये नॉट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये डायरेक्ट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं फंक्शन। चलो जी, सवाल पूछा दो। दोनों प्रॉपर्टीज जिनमें हैं वो क्या कहलाएंगे, एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड? एंडोथर्म भी कहेंगे, वार्म ब्लडेड भी कहेंगे। अब एंडोथर्म में दो टाइप्स हैं, कुछ को कहते हैं होम्योथर्म। होम्यो मतलब सेम, यानी इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, बहुत बड़ा हाईली फिक्स होगा। मतलब जो फिक्स टेम्परेचर होगा वो नेरो रेंज में होगा, बहुत नेरो रेंज में होगा, एक पॉइंट पर होगा, ऐसा कह सकते हैं। हमारा कितना है, या हेट्रोथर्म उनको कहेंगे, हेट्रो मतलब थर्म मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं है, क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी डिफरेंट है। मतलब इनकी बॉडी 20 पे भी सरवाइव कर लेती है, 25 तक सरवाइव कर लेती है। मतलब इनके प्रोटीन्स ऐसे हैं, इनकी बॉडी के मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जैसा 20 में सरवाइव करते हैं, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 24 में, 25 में सेम, तो इनको पूरा 22.5, 23 या 23.5, 24 या 24.5 या 25 एक पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका भी है। बैलेंस ये भी करेंगे, 20 से कम होगा तो बैलेंस नहीं करेंगे, कर लेंगे। कैसे करेंगे, फिजियोलॉजी से भी करेंगे, फिजिकल भी करेंगे। बट इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बड़ी रेंज में है, एक पॉइंट नहीं है कि भाई 37 और कुछ, ना 36 ना 38, 98.6 फ़ारेनहाइट, ना इधर ना उधर। ऐसे वाले जो बिल्कुल एक पॉइंट पे टेम्परेचर को मेंटेन करें उनको कहेंगे होम्योथर्म, और ऐसे एंडोथर्म जो टेम्परेचर तो मेंटेन कर पाए बट उनका बॉडी का टेम्परेचर वाइड रेंज में हो, उन्हें कहेंगे हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म का एग्जांपल आपका है बेट, चमचीटा, बुधो दवा चमचिचड़ो, और ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड सुना है? 2 इंच या 2 सेंटीमीटर इतना छोटा परिंदा होता है, सबसे छोटा बर्ड वो है। ये एग्जांपल है। इसका कोई एग्जांपल अच्छा सा, फोड़ जानवर तमाम असा भी कहीं के छड़े करे, एक्टोथर्म के छड़े करे। एक्टोथर्म कौन से हैं? एक्टोथर्म फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। सुन लें भाई, थोड़ो ये पढ़ा। Since ectotherm rely on the environmental heat sources, they can operate at economical metabolic rate, मतलब कम। Ectotherm live in environment where in which temperature are constant, such as tropics, ocean. Therefore, they would rather prefer to go to get heat by behavioral mean. Behavioral means मतलब माइग्रेशन करके। फिजिकल मीन, यहाँ पे बिहेवियरल मीन लिखा हुआ है, मैंने लिखा फिजिकल मीन, या मैंने लिखा माइग्रेशन, एक ही बात है। रादर देन फिजियोलॉजिकल, फंक्शन नहीं कर पाएंगे। दीज एनिमल इंक्लूड इनवर्टिब्रेट, फिशेज, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। एनिमल हु मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यूजुअली विद इन अ नैरो रेंज आर कॉल्ड एज एंडोथर्म। एंडोथर्म में कुछ होते हैं, और एंडोथर्म को होम्योथर्म भी कह रहा है, ठीक है।
The animal regulate their body temperature through internal metabolic process. When the external environment become cold or hot, they automatically monitor these changes and maintain the body temperature up to the normal range. वहीं पे रह के फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल दोनों तरीके से हमने सर्दियों में मोटे कपड़े, कंबल, जैकेट, टोपी ये वो पहनना स्टार्ट कर दिया। ये कौन सा मीन है, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल? हम दोनों करते हैं, फिजियोलॉजिकल भी बिहेवियरल भी। Some animal are heterotherm animal. These animal can switch between homeotherm and endotherm, दोनों के बीच के हैं। प्योरली होम्योथर्म भी नहीं है, हेट्रोथर्म भी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। बट कैसे करते हैं? वाइड रेंज में, एक फिक्स पॉइंट पर नहीं। तो ये वो भी नहीं हुए क्या, होम्योथर्म। बोथ एग्जांपल ऑफ हेट्रोथर्मी where the internal temperature of animal drops during a specific period of time, usually when food is scarce. हेट्रोथर्म का टेम्परेचर जो है ना, जब खाना वगैरह नहीं होगा ना, ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये इनके अंदर एबनॉर्मलिटी है। एक्टोथर्म की तरह बिहेव करेंगे, फिर भागेंगे, जगह ढूंढेंगे कौन सी जहां पे टेम्परेचर सही होगा। मतलब इनके अंदर एक लिमिट है छोटी सी, कि हर चीज सही हो, खाना वगैरह ये वो न्यूट्रिशन, फिर हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, वो भी रेंज में। और जब इनको भूख लगेगी, खाना नहीं मिलेगा, स्कार्सिटी होगी खाने की, पानी की, तब ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इनको न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है टेम्परेचर को मेंटेन करने की। ह्यूमन में थर्मो रेगुलेशन हमने पढ़ा था, कितना बॉडी टेम्परेचर है, ये बॉडी की स्किन है, यहाँ पे ब्लड डायलेटेड है, यहाँ पे डायलेटेड है, स्किन के करीब है, डायलेटेड है, स्किन से दूर इन्होंने नहीं बनाई, दूर बनानी चाहिए थी ये ब्लड, या थोड़ा दूर है, नहीं है। फेट भी इतनी ज्यादा यहां पे ज्यादा होनी चाहिए थी, यहां पे फेट कम होनी चाहिए थी। फेट ये कौन सी लेयर है, ये एपिडर्मिस है ना, इसके बाद ये फेट है, बड़ी होनी चाहिए, मोटी, यहां पे और यहां पे सेम लग रही है ना। अकार ओ अकार अब लगे तो आया से ऐसा पार कर। कब घणो हाँ चरियाऊं ने के क्लियर आ न पढ़ायो आ न मां एने रीडिंग कई आ पक्का बुधाए मां केस ताईं पढ़ायो आ ये पढ़ाया सुने भाई। बर्ड्स में ही तो रेप्टाइल कहते हैं, और वो एक्टोथर्म छाई किया लिखदा हो बर्ड्स मो को, बर्ड्स मो लिखियला को हुंदो, बर्ड्स को ही तो रेप्टाइल कहते हैं। बर्ड्स की रेप्टाइल करी वरी तव्हांजी बायोलॉजी आहे कहिड़ी आहे जंहिंमें बर्ड्स के रेप्टाइल चइबो आहे, करदा आहे। वो मेमल के भी रेप्टाइल चो, बर्ड्स ऐं रेप्टाइल ॿई मेमल मां, बर्ड्स ऐं मेमल ॿई रेप्टाइल मां पैदा थिया आहिनि। हलो ख़ैर आहे, ॿुधो, द सबक्यूटानस फैट बिकम थिक कब, सर्दी में गर्मी में, सर्दी में, एंड बिकम एन इंसुलेटिंग लेयर टू कंजर्व द हीट इन द बॉडी। मतलब क्या, टू कंजर्व द हीट का मतलब क्या, फेट ज्यादा होगी ना, जो ब्लड है ना वो नहीं आ पाएगी स्किन की ओर, तो हीट जो है बॉडी के अंदर बच जाएगी। जो ब्लड के अंदर हीट है, क्या मैं रेस्पिरेटरी हीट कहूं, ॻाल्हाए वठो, हाँ मुंहिंजी ॻाल्हि नथा ॿुधो, पाण में ॻाल्हायो था।
तेरी मैं मजेदार गाल का यहाँ दो। हाँ, कौन सी हीट का है ये? रेस्पिरेटरी हीट, मतलब CO2 की वजह से या वाटर की वजह से? वेरी गुड, CO2 तो उड़ जाएगा, वो तो किसी का नहीं है। कंजर्व द हीट इन हाइपोथर्मिया, जब टेम्परेचर कम हो जाए समटाइम बॉडी शिवरिंग करेगी। एंड दिस इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ मसल, इनवॉलंटरी होती है या वॉलंटरी होती है? आप जान करते हैं या हो जाती है? हो जाती है तो इनवॉलंटरी होती है ना शिवरिंग, ठीक है। मसल जनरेट हीट टू वार्म द बॉडी, मतलब हीट के मसल के शिवर करने से क्या होगा? हीट जनरेट होगी। समझ आ रही है? वार्म द बॉडी, द vasoconstriction cause the hypothermia, induce renal dysfunction, हाइपोथर्मिया में किडनी सही काम नहीं करेगी। कोल्ड में डायूरिसिस होगी, डायूरिसिस ड्यू टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ एडीएच। ठंड में एडीएच नहीं बनता, ठंड में एडीएच नहीं बनता क्योंकि पानी की डिहाइड्रेशन, ठंड में एडीएच कब बनता है? जब डिहाइड्रेशन हो ना। हमरा परेशान हो ना, हरू भरू जी गाल में। एडीएच कब बनता है? जब डिहाइड्रेशन हो जाए। ठंड में नहीं हो रहा तो एडीएच नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा या कम? कम बनेगा, मतलब किडनी का काम है रीअब्सॉर्ब करना। एडीएच होगा तो रीअब्सॉर्प्शन क्या करेगी? तो कहेंगे डिस नहीं फंक्शन कर रही है। अभी कह रहे हैं रीअब्सॉर्प्शन क्या कर रही है? नहीं कर रही, मतलब क्या कर रही है? डिसफंक्शन कर रही है। समझ आ रही है? तो किडनी पानी को ज्यादा वापस नहीं कर पाएगी, इसीलिए यूरिन ज्यादा रिलीज होगा सर्दियों में। दीज डिक्रीज लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिजल्ट इन द डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन मतलब यूरिन में पानी ज्यादा होगा। बात समझ आई? एडीएच वाला रिपीट करें भाई, सिंपल सी बात है कि जब बॉडी से वाटर हो जाएगा हैज गॉन लॉस पसीने के फॉर्म में, गर्मी की वजह से, तो आप अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हार्मोन आएगा जिसका नाम है क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो कहेगा स्किन ने तो पानी लॉस कर दिया, किडनी को कहेगा तुम तो वापस करो सारे का सारा। तो किडनी से क्या करवाएगा? रीअब्सॉर्प्शन। तो यूरिन कितना बनेगा? यूरिन कम बनेगा। कम बनेगा तो कौन सा यूरिन कहेंगे आप? कंसंट्रेटेड कहेंगे। बट सर्दी है, वाटर लॉस होगा पसीने में, तो एडीएच आएगा, तो किडनी में के अंदर यूरिन थोड़ा बनेगा। यूरिन कितना बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो यूरिन के अंदर क्या ज्यादा होगा? मतलब किडनी ने वाटर को रीअब्सॉर्ब किया या नहीं किया? नहीं किया, मतलब किडनी ने काम ये किया या नहीं किया? किडनी ने काम नहीं किया, मतलब कम काम किया, मतलब डिस्फंक्शन किया। यही तो है। नदी जगाल समय में शो नहीं दी गाल। एमसीक्यूज न कया होगा मैं। हाँ बुधाया था चैनल होती काथे, पेज नंबर 16 आयो। ए खैर वासारेक्टा भी कैपिलरिया आए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी भी कैपिलरिया। वासारेक्टा को ही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है जब वो लूप से दूर हो, तो वासारेक्टा को पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहा जा सकता है, कोई मसला नहीं। भले हो जी। वाजो कंस्ट्रक्शन नॉरएपिनेफ्रिन का काम है, हाँ बिल्कुल। हाँ बता रहा केड़े भेजे थे? हाय हाय, मैक्यूला डेंसा जी गाल ना पढ़ाई यार। मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं बाउमिन कैप्सूल के अंदर, जहां से फिल्ट्रेशन होती है ना, वो देख रहे होते हैं फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है। मैक्यूला डेंसा सेंस करते हैं किसको? जीएफआर को। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन
रेट, जब ये सेंस करते हैं कि नहीं जीएफआर सही नहीं है, प्रेशर उतना नहीं है 55 mHg, तो ये मैसेज देते हैं कि भाई फिल्ट्रेशन को बढ़ाओ। तो इसके कहने पे रास मैकेनिज्म आपका, इसके कहने पे वो आपका जो है फिल्ट्रेशन, वाजो कंस्ट्रिक्शन, इफरेंट की, वाजो डायलेशन अफरेंट की, ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। सुन लें भाई, जब जब किडनी में कितनी ब्लड जा रही है? 25%। किस चीज के लिए? फिल्ट्रेशन के लिए और किडनी के यूज के लिए, है ना? क्या 25 के 25% यूज होगी? नहीं, बट 25 के 25 फिल्टर होगी। समझ आ रही है? अब उसमें से ही जो फिल्टर हो रही है उसमें से थोड़ी 1% से भी कम किडनी यूज करती है। तो किडनी ब्लड यूज करती है, इसका मतलब क्या? कौन सी ब्लड वेसल लेके आई है किडनी के पास ब्लड? रेनल आर्टरी में खाना है, ऑक्सीजन भी है ना। तो किडनी के सेल्स को भी खाना और ऑक्सीजन, मिनरल और न्यूट्रिएंट, विटामिन चाहिए ना। तो जब किडनी के अंदर ब्लड आती है, वो ब्लड फिल्टर भी होती है, किडनी के सेल उसको यूज भी करते हैं। पूछ लूं सवाल? पूछ लेता हूं। दिमाग के पास, ब्रेन के पास ब्लड गई, इसके पास 1% ब्लड जाती है ब्रेन के पास। अब जो ब्रेन के पास भी गई है, किडनी के पास भी गई है। किडनी के पास कितनी गई? जो किडनी से वापस आएगी और जो ब्रेन से वापस आएगी। कहा तो दोनों को डीऑक्सीजनेटेड जाता है, मगर एक में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। बताएं उस ब्लड का नाम। क्यों किडनी वाली? क्योंकि किडनी ने अगर ऑक्सीजन यूज की भी है तो जस्ट 1%। नाम की ये डीऑक्सीजनेटेड है, बट इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ब्लड ने भी ऑक्सीजन जीरो कर दी होगी, इसमें भी 40, 50, 45% ऑक्सीजन होगी, बट फिर भी हम वापस लौटने वाली ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। बात समझ आ रही है? नेफ्रॉन टिश्यू है या सेल है? इतना बड़ा बाउमिन कैप्सूल है, हजारों सेल हैं उसमें। पीसीटी में हजारों सेल हैं, ब्लड वेसल की तरह मोटा है, तो ये सेल होगा, टिश्यू होगा ना। चलो वापस। और कोई डाउट? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, इसमें कोई मसला है? ए बारो हाय हाय, मजेदार पेरा तो के समझ में ना आया तो छड़ियो छा, तबाह करे छड़ी सजे कॉन्सेप्ट अगे। सुने भाई, ये लास्ट वाला पैराग्राफ समझना है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यहां से काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मतलब है रीएब्जॉर्प्शन को मल्टीप्लाई करवाना। मतलब काउंटर करंट एक्सचेंज, मतलब काउंटर करंट कंसंट्रेशन, मतलब काउंटर करंट ग्रेडियंट, उसी का दूसरा नाम है मल्टीप्लायर। काउंटर करंट दो थे ना, काउंटर करंट फ्लो और एक्सचेंज, तो एक्सचेंज का दूसरा नाम है मल्टीप्लायर। जितनी मेडुला और ब्लड हाइपर होंगे तो एक्सचेंज उतनी मल्टीप्लाई होगी, मतलब ज्यादा होगी। जीएफआर सेंस बाय मैक्यूला डेंसा, बुक में नाम लिखा हुआ है। ओ वकार वारो वयो सिस्टम ना। हाँ भाई, द लूप ऑफ हेनले इज सराउंडेड बाय अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, मतलब आसारेक्टा कैपिलरीज बस।
जैसे हम फूड के लिए जनरली ग्लूकोज के लिए फूड ड्रम यूज करते हैं और फूड बाकी दीगर चीजों के लिए भी यूज करते हैं, हालांकि वो फूड नहीं है, तो ऐसे कैपिलरी को जनरली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वसा रेक्टा containing the blood. These capillaries are permeable to both water and ions. So due to high concentration in the interstitium, मतलब मेडुला के सेल्स के बीच हाई कंसंट्रेशन की वजह से वाटर इज डिफ्यूजिंग आउट एंड सॉल्यूट डिफ्यूज इनसाइड द कैपिलरीज। मेडुला में हाइपर होने की वजह से ब्लड को खतरा होता है, अरे भाई मेडुला तो हाइपर है, मेरा पानी तो हैज गॉन हो जाएगा, मेडुला तो मुझसे पानी छीन लेगा। ब्लड पहले क्या करती है, मेडुला से साल्ट ले लेती है, नेफ्रॉन से, मेडुला के थ्रू, याद है ना, डिसेंडिंग लिम्ब से। तो ब्लड कहती है अब मैं तुम्हें समझ गई हूं, तुम हाइपर हो, तुम मुझसे पानी छीनोगे, पहले ही मुझसे बाउमिन कैप्सूल ने ले लिया है, अदाए बंद थी वयो दव वर्दी तो खबर है पे समझो था गाल के ना, समझो था। इंटरस्टिशियम वाटर इज डिफ्यूजिंग आउट, पानी बाहर जा सकता है ना, एंड सॉल्यूट डिफ्यूजिंग इनसाइड द कैपिलरी। अब ये डिफ्यूज का मतलब ऐसे नहीं है पैसिव जाएंगे, इनको एक्टिव बुलाया जाएगा कैपिलरी में टू अवॉइड द पानी लॉस, ठीक है। दैट ट्रेवल alongside the ओए होए होए होए, ना बियो इनमें मसलो है स्टेटमेंट में, हींअर पढ़ूं साहब इहो, water is diffusing out and solute diffuses inside the capillary descending loop of Henle along the side of descending limb। उल्टा लिखा हुआ है क्या, उल्टा नहीं, आप नहीं जा पा रहे हैं वहीं पे जिसने, जहां पर इसने बात की है। ये कह रहा है कि जो लूप ऑफ हेनले में ये नेफ्रॉन है, ये कौन सी लिम्ब है, ये, और ये है क्या, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग, ये वासा रेक्टा की, कह रहा है कि जो लिम्ब डिसेंडिंग है, अब डिसेंडिंग इसको भी मानेंगे और इसको भी मानेंगे कि वासा रेक्टा डिसेंडिंग और ये नेफ्रॉन की डिसेंडिंग, समझ आ रही है। तो अब इसने लिखना ये था कि ब्लड की डिसेंडिंग लिम्ब को खतरा है कि पानी ना निकल जाए, तो वो साल्ट ले लेती है, तो फिर पानी नहीं निकलता। इसने लिखा है कि ब्लड की वेसल को खतरा है, ये तो सही लिखा है कि पानी ना निकल जाए क्योंकि मेडुला हाइपर है, फिर लिखा है अलोंग द साइड ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। क्या लिखना चाहिए था, जब भाई ब्लड की बात कर रहा है, अल्टीमेटली वो डिसेंडिंग है, तो ये कहना चाहिए ना अलोंग द साइड ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो पहले तो यहाँ पे क्लियर नहीं है डिसेंडिंग लिम्ब, ब्लड की कह रहा है तो ठीक है, अगर ये नेफ्रॉन की कह रहा है तो बात गलत है, समझ आ रही है। If this blood is carried away, it destroys the medullary concentration। अगर ये ब्लड दूर चली जाए नेफ्रॉन से तो मेडुला की कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी। कैसे, जब ब्लड दूर चली जाएगी तो साल्ट नहीं लेगी, लेगी साल्ट, जब साल्ट, यार ये बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बात है, जो मैंने बात कही थी ना बोर्ड से भी बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, और वही बात है जो मैंने बताई थी, अल्फाज चेंज है, सुने समझे मेरी बात को, अदा तुम भी बुद्ध, ये मजेदार गाला डाडी। ये कह रहा है अगर ये ब्लड नेफ्रॉन से दूर चली जाए तो मेडुला की तबाही हो जाएगी, मेडुला की कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी। कैसे, कि ये लेती है क्या, साथ रहकर साल्ट, तो लेके जाती है मेडुला से क्या, पानी भी, अगर ये दूर जाएगी ना लेगी साल्ट ना लेगी मेडुला से, तो नेफ्रॉन ब्लड को कुछ देने के बजाय मेडुला को देगा, मेडुला को कहेगा रखो, हाइपर जो बने बैठे हो, समझ आ रही है। तो मेडुला कहेगा अब मैं कहां करूं पानी,
मैं कैसे अपने आप को हाइपर करूं दोबारा? अगली बारी भी मुंह दिखाना है किडनी को कि भाई मैंने हाइपर रहना है। ब्लड ने तो मेरे साथ जुल्म कर दिया छोड़ के, तो ब्लड जैसे मेडुला से दूर जाएगी, नेफ्रॉन से दूर जाएगी, तो ब्लड का नेफ्रॉन से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो नेफ्रॉन से साल्ट ना ले पाएगी, तो मेडुला से पानी नहीं ले पाएगी। मजा आ रही है? नहीं आ रही बात समझ? चलो भाई, देयरफॉर टू काउंटर this effect, the peritubular capillary along the side of ascending limb releases the extra solute, releases the extra solute, not from the blood, from the nephron रिलीज करते हैं एक्स्ट्रा सॉल्यूट। समझ आ रही है? विच डिफ्यूजेस बैक इनटू द मेडुला। पहले तो मेडुला में जाते हैं ना नेफ्रॉन से, या पहले डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं? तो ये इसका ये मतलब ना समझना कि डिफ्यूजेस एक्स्ट्रा सॉल्यूट कहां गया, डिफ्यूजेस बैक कहां गया, रिलीजेस एक्स्ट्रा सॉल्यूट, मतलब ये ब्लड रिलीज कर रही है नेफ्रॉन से, पहले इनटू द मेडुला, फिर मेडुला से इनटू द ब्लड। फिर मैं पढ़ रहा हूं, फिर पढ़ रहा हूं, ये मुझे रीडिंग करवानी थी, मैं भूल गया था। ये बड़ी खतरनाक लाइंस हैं, इससे बड़ी खतरनाक लाइन चैप्टर में है ही नहीं, इससे बड़ी टेक्निकल बातें हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकती। सुने, जो असेंडिंग लिम्ब के साथ ब्लड है, मतलब ब्लड कौन सी, जो असेंडिंग, ये वासा रेक्टा, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब के साथ ये कौन सी लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। असेंडिंग लिम्ब के साथ रिलीज करेगी एक्स्ट्रा सॉल्यूट विच डिफ्यूजेस बैक इनटू द मेडुला, हेंस maintaining the concentration gradient inside the medulla and making blood more dilute। कैसे? साल्ट मेडुला में आ गए ना, अब क्या होगा, ब्लड कहेगा अरे भाई मेडुला तो सुपर मोस्ट हाइपर हो गया, क्या करता हूं, ये साल्ट मैं ले लेती हूं, ब्लड कह रही है। जब वो ले लेगी तो मेडुला का पानी पीछे पीछे, जब मेडुला का पानी ब्लड के पीछे पड़ेगा तो ब्लड पानी से भर जाएगी, तो ब्लड कहेगी देखा कैसे पानी को बुला लिया और डाइल्यूट बन गई, पानी सारा मैंने वापस ले लिया। तो डाइल्यूट बन के अपना पानी पूरा करके ऐसे करके ये चली गई ब्लड। समझ आ रही है? इतनी बड़ी बातें इतने लफ्जों में लिखी हुई हैं, इसको खोल के एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए था, बट एंड मेकिंग द this process of exchange gradient in vasa recta or peritubular capillary is called counter current exchange। concentration gradient का चक्कर is called exchange। या so water is secreted then reabsorbed to the system, to the blood, to the system का मतलब है to the blood। समझ आ रही है? सीक्रेटेड फ्रॉम नेफ्रॉन निकला, समझ आ रही है? देन वापस इनटू द ब्लड, फिल्टर हुआ था, नेफ्रॉन में गया था, नेफ्रॉन से सीक्रेट होकर मेडुला में आया, मेडुला से ब्लड ने ले लिया। समझ आ रही है? सॉल्यूट आर रीअब्सॉर्ब देन इनटू द मेडुला। नॉर्मली द ब्लड फ्लो इज स्लोअर इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा टू अलो टाइम फॉर पैसिव डिफ्यूजन। वासा रेक्टा यानी कैपिलरी में ब्लड बहुत स्लो फ्लो करती है, कहती है भाई जो सवारी हमारी उतर गई है उसको को तो लेते जाएं। सवारी मतलब ब्लड का कंटेंट, ब्लड का वाटर, ब्लड के सॉल्यूट, सब कुछ ब्लड का, वो अगर ले नहीं जल्दी जल्दी में जाएगी तो रीअब्जॉर्प्शन सही से हो नहीं पाएगी। समझ आ रही है? शोए दो टाइम मठी आदे वाला
अड़ा हे तुझा लख थोरा तू हे ॻाल्हि यादि ॾेराई या रीडिंग करवाए न त सभिनी ॿारनि खे इहो मसइलो थिए आहे। पानी की रिमूवल फ्रॉम द नेफ्रॉन, फ्रॉम द नेफ्रॉन मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ वेनले, पैसिव या एक्टिव। तो जैसे मैंने आपसे पूछा ऐसे बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ सीक्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन इज, वही बात है पैसे। बट फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है जो कि सॉल्यूट की होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से होती है और डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वेनले से होती है। सॉरी